गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं। और ये सभी को पता है कि हम अपनी क्लास को हमेशा माइक बंद करके, यानी कि हम अपनी क्लास को जब ज्वाइन करेंगे सर तभी माइक बंद कर लेंगे, तभी कैमरा बंद कर लेंगे। और अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप इनको मैसेजेस में वाई और एन या फिर कोई भी आपका डाउट है तो वो टाइप करके बता दोगे। और अगर आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाएंगे तो वो आप पोल सेक्शन कैसा आएगा कि आप यहाँ 3 बिंदुओं पर क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए और फिर आप वन एक्टिव पोल के ऊपर क्लिक करेंगे। तब आप अपने आंसर किस में देंगे? पोल सेक्शन में। मान लेते हैं बी ऑप्शन सही है तो बी को दबाएंगे और यहाँ पे वोट नीले रंग का हो जाएगा। जब आप उसको दबा देंगे तो यहाँ वोटेड लिखा जाएगा, यानी कि तब आप सभी का आंसर हमारे पास में आ जाएगा जब वोटेड लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीख लिया था। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीख लिया था तो आज हम आपको एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करा देते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम? 52 ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 52, 52, कि बताइए 52 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो पहले से बच्चे ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे थे। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, और वो जल्दी से क्या करेंगे? अपने आंसर को निकाल करके चैट सेक्शन में टाइप कर देंगे जल्दी से। सभी बच्चे 52 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे थे। तो सभी बच्चे 52 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और निकालने के बाद में आप अपने आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर देंगे कि सर हमारे तो ये अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे। देखिए हमने कुछ ऐसा ही तो पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। शिवानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी अपने कंसेप्ट को घर पर एक बार रिवाइज जरूर किया करो कि हमने लास्ट क्लास में जो बच्चे, माइक बंद प्लीज खुशबू। ठीक है, चलिए ठीक है। रमेश का भी आंसर आ गया है, रामदेवी के नाम से भी आंसर आ गया है। बाकी हाँ, देखिए एक चीज हम बोलेंगे, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे। देखिए सर हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे। कैसे सीखे थे कि सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन लगाएंगे कि सर हमने एक ऐसे लाइन लगा ली, और फिर क्या करेंगे हम, हमने कहा कि सर ये देखेंगे ये संख्या किससे पूरी की पूरी कट जाती है, और वो किन से देखेंगे। हम जानते हैं कि जैसे जो हमारे अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। यानी कि सर 1 से लेकर 10 तक तो यही अभाज्य संख्या होती है। और सर अगर 11 से लेकर 20 तक देखें तो 1, 13, 17, 19, सर ये अभाज्य संख्या होती है। तो हम अभाज्य संख्या में देखेंगे क्या ये दी हुई संख्या क्या हमारी 2 से भाग होती है। आप कहोगे सर जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है सर वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। आप कहोगे सर इसके लास्ट में तो 2 है, यानी कि सर ये संख्या तो 2 से भाग हो जाएगी। आपने इसको 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी कि 26 आ गया। अब आपने देखा 26 के लास्ट में भी कितना है? 6 है। और जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं। तो आपने इसको 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 13 आ गया। अब आप जानते हो कि 13 तो एक हमारा कैसा होता है? अभाज्य संख्या होती है, यानी कि अब ये 13 से ही कटेगी, अब ये किसी और से नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि 13 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है। तो अब ये 13 से कटेगी तो आपने इसको 13 से काट दिया, 13 एकम 13। और आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए जब तक आपको इसको काटते हुए जाना है। आपको अगर सर 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 52 बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 13। अब हमें अभाज्य गुणनखंड जो लिखने होते हैं ना वो गुणा के ही रूप में लिखने होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अगर 2 की गुणा 2 में करी तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 2 दूनी 4 हो गया, और सर अगर 4 की गुणा 13 में करी तो 13 चौक 52 हो गया। और सर 52 52 के बराबर होता है कि नहीं होता है? 52 बराबर 52। तो आपको जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो गुणा के निशान के साथ में ही लिखने होते हैं। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि देखिए एक बच्ची है शिवानी के नाम से, एक बच्ची है रुखसाना के नाम से, और एक बच्ची हमारे पास में किसके नाम से? रामदेवी के नाम से। इन्होंने सभी तो आंसर तो सही लिखे हैं, लेकिन पर इन्होंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिए 2, 2, 13, यानी कि उनके फैक्टर तो सही आए, यानी कि गुणनखंड तो उन्होंने सही किए 2, 2 और 13,
पर आपको वो गुणा के रूप में भी लिखने होते हैं बच्चे कॉपी के अंदर, इतना याद रखोगे। हो सकता है चैट सेक्शन में आप गुणा का निशान ना लगा पा रहे हो, पर आपको कॉपी के अंदर हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि 52 बराबर जो भी हमारे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आए हैं आप लिखोगे इसको किससे, 2 × 2 × 13। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया? अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए। ठीक है, यानी कि अब आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। चलिए अब देखिए, हमने अभाज्य गुणनखंड तो सीख लिए, लेकिन पर सर हमने अभाज्य गुणनखंड के सवाल भी कर लिए थे लास्ट क्लास में, तो आपने रिवाइज करा दिया हमें। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ में हमें कुछ चीजें और सीखनी है। ठीक है बच्चे, देखिए अब हमें क्या सीखना है। अब आपको कॉपी पर एक चीज लिखी हुई दिखाई दे रही है, सामने स्क्रीन पे देखेंगे सभी बच्चे, तो कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में और कॉमन मल्टीपल के बारे में। ठीक है, यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सार्व गुणनखंड यानी कि हमारे पास है कॉमन फैक्टर, और सार्व गुणज यानी कि हमारे पास में क्या है, कॉमन मल्टीपल। अब देखिए हम सबसे पहले इनको वर्डों को समझ लेते हैं, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए सार्व गुणनखंड के बारे में, अगर हमसे पूछा जाए सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर के बारे में, तो आप क्या करोगे, दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में वह गुणनखंड जो सभी दिए गई संख्याओं का गुणनखंड हो, सार्व गुणनखंड कहलाता है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया ये क्या चीज लिखी गई है, सर समझ में नहीं आया कि क्या चीज लिखी गई है। तो अब हम आपको बताते हैं सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है। देखिए सार्व गुणनखंड जब हम निकालते हैं वो कम से कम दो संख्याओं के बीच में निकाला जाता है, कम से कम दो संख्याओं के बीच में। यानी कि सार्व गुणनखंड आप अकेले क्या नहीं निकाल सकते भाई, आप कह रहे हो कि दो मतलब कॉमन चीज पूछ रहे हो, कॉमन चीज पूछ रहे हो, तो कॉमन किन के बीच में होगी, कम से कम दो व्यक्ति तो हो, आप उन्हीं के बीच में तो कुछ कॉमन बताओगे कि हाँ इन दोनों के बीच में ये समानता है या इन दोनों के बीच में ये अंतर है। यानी कि जब आप कॉमन चीजों की बात करते हो तो आपके पास में कम से कम दो लोग हो, दो लोग ना हो तो तीन लोग हो, भाई इन तीनों के अंदर ये समानता, इन तीनों के अंदर ये अलग अलग चीजें। तो आपको जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी यानी कि सार्व गुणन, सार्व गुणनखंड या सार्व गुणज, तो कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब है तीन संख्याएं भी हो सकती है, चार संख्याएं भी हो सकती हैं। अब देखो निकालने का तरीका क्या है, आपसे कहा गया कि आप 4 और 18 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले 4 का गुणनखंड किया और आपने लिखा सर 4 को काटा 2 से और फिर 2 को काटा 1 से। आपने लिखा सर 4 बराबर हो गया 2 × 2। ठीक है भाई, 4 बराबर यही तो हो गया। फिर आप कहोगे सर अगर हम 18 की बात करें तो ये 18 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे। आपने कहा सर 18 का गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास में 2 से काटा 9, सर 3 से काटा हमने, कितना आ गया हमारे पास में 3, और 3 से काटा 1। तो ये तो हो गई किसकी बात हमारे पास में, गुणनखंड की, क्योंकि आपने अभी गुणनखंड के बारे में सीखा है। तो 4 और 18 का गुणनखंड आप इस तरीके से कर लोगे। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो ये 4 और 18 के गुणनखंड हो गए, लेकिन पर ये सार गुणनखंड नहीं है, सारे का गुणनखंड नहीं है। यानी कि अब 4 के तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है। आप क्या कहोगे, सर ये तो 4 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये 4 के अभाज्य गुणनखंड, लेकिन पर सिर्फ 4 के सारे फैक्टर, सर हमने अभी 4 के सारे फैक्टर नहीं लिखे। यानी कि सार गुणनखंड का मतलब होता है कि 4 किन किन संख्याओं से भाग हो जाता है, 4 किन किन संख्याओं से भाग हो जाता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड तो ये होते हैं, लेकिन पर 4 किन किन संख्याओं से भाग हो जाएगा। अब आप हमें बताइए 4 किन किन संख्याओं से भाग हो जाएगा। आपने कहा सर 4 2 से भाग हो जाएगा, 4 4 से भाग हो जाएगा, और 4 1 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कहोगे सर, हम लिख देते हैं एक बार, देखिए जो 4 होगा, आप कहोगे सर 4 किससे भाग हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 1 से भाग हो जाएगा, भाई 1 चौक 4 भाग हो गया। फिर 4 सर 2 से भाग हो जाएगा, सर 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 हो गया। और सर 4 4 से भाग हो जाएगा, 4 एकम 4। इस तरीके से आप कहोगे सर 4 को भाग करने वाली तीन संख्याएं 1 2 3, 4 को भाग करने वाली तीन संख्या है। तो देखो इसको आप आसानी तरीके से ऐसे लिख सकते हो, सर 4 को 1 से भाग कर सकते हैं, जब 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा क्योंकि 1 चौक 4 होता है। सर 4 को 2 से भाग करेंगे तो सर 2 दूनी 4 होता है, तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। और सर हमारे पास में क्या आएगा, बस इतना ही अगर हम लिख दें, क्योंकि भाई 3 के पास में तो जाएंगे नहीं, तो आप कहोगे सर जो 4 के गुणनखंड है, समझना बच्चे आप कहोगे सर जो 4 के गुणनखंड है ना,
सर 1 भी है, 2 भी है और सर 4 भी है। भाई 4 किस किस से भाग हो जाएगा? आप कहोगे सर जो 4 के गुणनखंड है वो 1 है, वो 2 है और वो 4 है। अगर इसी तरीके आपसे 6 से पूछे जाए कि 6 के गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 1 गुणा 6 6 होता है। ठीक है सर, 1 गुणा 6 6 होता है। सर 6 तो 2 के पहाड़े में भी आता है। आपने कहा 2 गुणा 3। बच्चे माइक बंद प्लीज, बहुत तो कर ले। प्लीज माइक बंद। संदीप कश्यप के नाम से देखिए, आपने कहा सर 6, अच्छे से समझना। आपने कहा सर 6 के गुणनखंड देखे जाएं, तो आपने कहा सर 1 गुणा 6 6 होता है, क्योंकि 1 से आप भाग कर सकते हो 6 को। फिर आपने कहा सर 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। आपने कहा सर 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। अब आपसे पूछा जाए 6 के सभी गुणनखंड, क्योंकि अब देखो आपने 3 के बारे में अगर ऐसे लिखोगे सर 3 से भाग हो जाता है तो 3 दूनी 6, वो तो चीज यहाँ रिपीट हो गई। 4 के पहाड़े में 6 आता नहीं, तो हमें रिपीट नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। तो आप कहोगे सर 6 के जो गुणनखंड हो गए ना वो हो गए 1 2 3 6। ये 6 के सारे गुणनखंड है। इतना सभी को समझ में आ गया? हम अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे गुणनखंड की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है वो सभी को? भाई अभाज्य गुणनखंड तो आप ऐसे निकालते हो, सर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, और सर 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। हम अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे सार गुणनखंड पूछे जाएं, यानी कि 6 किस किस संख्या से भाग हो जाता है, तो 6 1 से भी भाग होगा, 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा और 6 से भाग। चलिए इसी तरीके से आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, भाई आप हमें बताइए, चलिए हम एक नया पेज लेते हैं। भाई आपने 4 के गुणनखंड सीखे कि सर 4 को ऐसे लिखेंगे, 1 से भाग किया तो 4 आएगा, सर 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 आएगा, और फिर हमने लिख दिया सर 4 के जो सारे गुणनखंड है वो 1 2 और 4 है। भाई 1 2 और 4 है। फिर आपने सर हमसे 6 का पूछा, आपने कहा सर 1 गुणा 6 6 होता है, यानी कि 1 से भाग करेंगे 6 को 6 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 6 को तो हमारे पास में कितना आएगा? 3 आएगा, 2 तिया 6। आप कहोगे सर जो 6 के सारे गुणनखंड है वो 1 2 3 और 6, ये वाली संख्या है। अब हमें कोई बच्चा बताएगा 8 के बारे में जल्दी से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 8 के सार गुणनखंड क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1 से भाग करेंगे 8 को तो 8 आएगा, सर 2 से भाग करेंगे 8 को तो 4 आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 3 के पाड़े में तो आता नहीं, और फिर 4 के पाड़े में सर ये अपने आप को रिपीट करेगा। जब ये अपने आप को रिपीट करेगा, तो आपने कहा सर 8 के जो सारे गुणनखंड होंगे वो 1 2 4 और 8 होंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? भाई अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 12 के सार गुणनखंड क्या होंगे, आपने कहा सर 12 के कौन सी बड़ी बात है? सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसको, सर सबसे पहले तो हम इसको 1 से भाग करेंगे, यानी कि 1 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 1 गुणा 12 12 हो गया। सर 12 तो 2 के पहाड़े में भी आता है, सर 2 छिप कितना हो गया हमारे पास है सर? 12 हो गया। सर 12 तो 3 के पहाड़े में भी आता है, सर 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया। सर 12 तो 4 के पहाड़े में भी आता है, और वो सर आपने लिख दिया है 4 तिया 12, वो सर आपने लिख दिया है 4 तिया 12। तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जो 12 के जो सार गुणनखंड होंगे वो कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपने कहा सर 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा। समझ में आ गया ना आपको? किस किस से भाग होगा? 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, यानी कि इस अगर आपसे कोई पूछने लगे 15 के, तो आप क्या करोगे 15 के लिए? आपने कहा सर 15 की कौन सी बड़ी बात है? 1 से भाग करेंगे तो सर 15 आएगा। सर 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं। सर 3 से भाग किया तो 5 आएगा, 3 पंजे 15। सर 4 के पहाड़े में आता नहीं, और सर अब तो रिपीट होगा कि 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 दिया 15। अब आप क्या कहोगे? सर हमारे पास में जो 15 के सात गुणनखंड आ गए वो कितने आ गए हैं? सर 1 3 5 और 15। चलिए, यानी कि आपको सार गुणनखंड निकालना आ गया है। देखिए सार गुणनखंड और जो हमारे पास में क्या होता है, सार गुणनखंड और जो हमारे पास में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। सार गुणनखंड यानी कि आपको वो सारे नंबर बताने हैं जिससे दी हुई संख्या भाग हो जाती है, और अभाज्य गुणनखंड यानी कि सिर्फ आपको उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में लिखना होता है। ठीक है, चलिए अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था 4 और 18। देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको एक बार, आपसे क्या चीज पूछी गई थी।
आपसे पूछा गया था कि आप हमें किसके बारे में बताएंगे, आपसे पूछा गया था कि आप 4 और 18 के, देखिए 4 तथा 18 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर 4 का तो लिख दिया हमने, भाई 4 का कितना हो गया, आप कहोगे सर 4 का हो गया हमारे पास में 1 2 4। सर अगर 18 को देखें तो सर 1 गुणा 18 हो गया 18, सर 2 गुणा 9 हो गया 18, सर 3 गुणा 6 हो गया 18। अब देखो सर 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता, अब सर 6 के पहाड़े में 18 आता है। और अगर 6 के पहाड़े में 18 आता है तो सर ये आपने लिख ही दिया है 6 या 18। यानी कि सर हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं कि 18 बराबर, देखिए दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है 18 बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर 18 बराबर हो गया 1 2 3 6 9 18, यानी कि 18 इन सभी संख्याओं से भाग होती है। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे सर एक तो हमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा सर हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो हमसे अगर पूछा गया 4 तथा 18 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सार गुणनखंड यानी कि जो दोनों में ही कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर। तो अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आप कहोगे सर 4 और 18 का जो सार गुणनखंड है वो क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 2 है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सार्व गुणनखंड और सार्व, सॉरी, गुणज के बारे में। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं हम, सार्व गुणज, यानी कि अब हम कॉमन मल्टीपल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। अब देखो कॉमन मल्टीपल यानी कि गुणज का मतलब क्या होता है। अब देखो गुणज का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के गुणज बताइए, 4 के छोड़िए, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 3 के गुणज बताइए, क्या पूछा जाए आपसे, 3 के गुणज, तो आप क्या करोगे 3 के गुणज के लिए, आपने कहा सर गुणज का तो मतलब गुणा होता है। सर 3 के गुणज है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12। आप इस तरीके से बताओगे गुणज है। गुणज का मतलब होता है क्या, कि आप 3 के गुणज बता रहे हैं, यानी कि 3 को 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से, 4 से, 5 से। आप कहोगे सर ऐसे तो हम 10 से, 20 से, 30 से गुणा करते ही चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि जो गुणज होते हैं, अगर 3 के गुणज होंगे तो कितने होंगे, आप कहोगे सर 3 के गुणज तो अनंत होंगे, कि कोई बता ही नहीं सकता कितने गुणज होंगे। आप 1 से गुणा करोगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 1000 से, 10,000 से। सर ऐसे तो आप गुणा ही करते चले जाओगे संख्याओं से। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, ऐसे कभी 3 के गुणज भी खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही कभी 3 के गुणज भी खत्म नहीं होंगे। तो ये तो हो गया गुणज का मतलब। अब गुणज का मतलब तो समझ में आ गया सभी को। सर गुणज का मतलब क्या होता है, कि 3 के गुणज का मतलब है 3 को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हुए जाना, 3 को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हुए जाना, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5। इतना क्लियर है सभी को। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते चले जाना, आप उसके गुणज निकाल लोगे। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। अब आपसे पूछा गया 4 तथा 6, 4 तथा 6 का सार गुणज ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉमन मल्टीपल बताना है। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कि आपने कहा सर 4 के गुणज अगर मैं लिखूं तो 4 के गुणज कौन होगा, सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। सर ये 4 के गुणज है। और सर अगर मैं 6 के गुणज लिखूं तो मैं क्या क्या लिखूंगा, भाई 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे। यानी कि अब आप देख रहे हो कि इनके अंदर कॉमन, सार गुणज का मतलब क्या है, कि जो कॉमन हो। अब आप हमें बताइए कि इनके अंदर कॉमन क्या है। आप कहोगे सर एक तो मुझे 12 कॉमन मिल गया, देखो सर यहां पर भी है, यहां पर भी है, मिल गया सर मुझे 12 कॉमन। सर एक मुझे 24 कॉमन मिल गया, सर यहां पर भी है, सर यहां पर भी है, ये मिल गया सर मुझे 24 कॉमन। सर एक मुझे देखो, सर 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 निम 36।
सर मुझे 4 निम 36 भी कॉमन मिल जाएगा। भाई 4 निम कितना होता है 36। आप कहोगे कि सर मुझे 4 निम 36 भी कॉमन मिल जाएगा, यानी कि आप क्या कहोगे सर 4 और 6 का, बिल्कुल एक बार और बताएंगे बच्चे, आप कहोगे सर 4 और 6 का जो सार गुणज है वो 12 भी है, वो 24 भी है, वो 36 भी है। इसी तरीके से सर 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48, यानी कि अगला जो सार गुणज आएगा वो 48 आ जाएगा। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटा गुणज कौन सा है, आप कहोगे जो सबसे छोटा सार गुणज है 4 और 6 का वो 12 है कि नहीं है। बिल्कुल रिपीट करेंगे बच्चे, बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है सार गुणज के बारे में, इसके बारे में पूछा गया है सार गुणज के बारे में। सार गुणज का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। अब देखो सबसे पहले तो हम मल्टीपल सीख लेते हैं, यानी कि गुणज क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 3 के गुणज बताइए, 3 के गुणज बताइए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर अगर हमसे 3 के गुणज पूछे गए हैं तो हम कैसे बताएंगे। सर 3 के गुणज होते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये क्या कर रहे हो आप, भाई आप 3 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ में गुणा कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। और सर प्राकृतिक संख्या तो कभी खत्म नहीं होती, 5 के बाद कभी 10 भी आएगा, 15, 21, 20, 30 सब आएंगे। इस तरीके से आप कहोगे सर जो 3 के गुणज होंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे। और सर कुछ गुणज मैं जानता हूं 3 के, कौन कौन से, भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सिंग 18, 3 सत्ते 21। इस तरीके से सर ये 3 के गुणज है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 के गुणज क्या होंगे, तो आपने कहा सर 5 के गुणज तो निकालना बहुत आसान है। भाई 5 के गुणज क्या होंगे, आपने कहा सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस तरीके से 5 के गुणज है। लेकिन पर अगर आपसे कोई ये पूछे कि सार गुणज बताइए, हाँ बच्चे गुणज का मतलब यही तो होता है। देखिए भाई आपसे कहा 3 के गुणज, तो गुणज का मतलब क्या होता है, कि गुणज का मतलब होता है कि आप गुणा कर रहे हो प्राकृतिक संख्याओं से। भाई प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर रहे हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये गुणज की बात हो गई बच्चे, गुणज की। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में, गुणज हो गया। लेकिन पर अगर कोई आपसे पूछने लगे कि 3 और 5 के सार गुणज बताइए, देखो ये 3 के गुणज थे, ये 5 के गुणज थे। अगर आपसे कोई कहे 3 और 5 के सार गुणज, सार गुणज का मतलब क्या हो गया, जो 3 में भी हो और 5 में भी हो। आपने कहा सर एक ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों में आती है, सर वो 15 है। क्या है वो, 15 है। बताइए जल्दी से क्या है वो, 15। यानी कि आपने कहा 3 के पहाड़े में 15 है, 5 के बारे में पढ़ रहा है। आप कहोगे सर 3 और 5 के जो सार गुणज है वो 15 मिलेगा। 15 के बाद कौन मिलेगा, आपने कहा सर इसमें 30 आएगा। देखो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धाम 30। आप कहोगे सर दूसरा जो सार गुणज होगा वो 30 होगा। इसी तरीके से सर 15 का पहाड़ आ जाएगा, 15 या 45, यानी कि जो तीसरा सार गुणज होगा वो 45 होगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हमें सार गुणज और सार मल्टीपल का इस्तेमाल कहाँ करना है। सर आपने हमें ये तो बता दिया कि सार गुणज क्या होते हैं और सर सार गुणनखंड क्या होते हैं। अब सर इनको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखिए हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। यानी कि एलसीएम यानी कि आप जानते हो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और मैसे यानी कि एचसीएफ यानी कि महत्व समापवर्तक। इन सब चीजों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए महत्व समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका महत्व समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। और इसे छोटी भाषा में हम एचसीएफ या फिर मैं से भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए
4 और 6 का सार्व गुणनखंड। तो आप क्या करोगे बच्चे, आपने कहा सर 4 के सारे गुणनखंड लिखूंगा। सर 4 के सारे गुणनखंड कौन से होंगे, आपने कहा सर 4 को 1 से भाग के 4 आएगा। सर 4 तो 2 से भाग आ जाता है, यानी कि सर हमारे पास में क्या आ गया, आप कहोगे सर 4 को मैं ऐसे लिखूंगा, 4 बराबर 1 2 4, यानी कि 4 इन सभी संख्याओं से भाग होता है। आप कहोगे सर 4 इन सभी संख्याओं से भाग होता है कि नहीं होता है बच्चे? ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अगर आपसे पूछा जाए 6 के बारे में, तो आप लिखोगे सर जो 6 जो भाग होता है ना, सर 1 गुणा 6 6 होता है। सर 2 से भाग हो जाएगा तो 2 तिया 6 होता है, यानी कि सर मैं 6 के बारे में ऐसे लिखूंगा 1 2 3 6। भाई 6 किस किस से भाग होता है, 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 6 से भाग होता है। ठीक है बच्चे, बताइए इतना क्लियर हो सभी को? अब आप कहोगे इनमें से दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहोगे सर इन दोनों के जो कॉमन है उनमें बड़ी संख्या हमारे पास में 2 है। तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है, जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, सॉरी गुणनखंड है, वो कितना हो गया हमारे पास में, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखो, अब इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो गुणनखंड की बात हो गई, अगर यहीं पर हम अपना सवाल बदल दें और आपसे ये पूछने लगे कि बताइए जरा 4 और 6 का HCF कितना होगा। अगर आपसे 4 और 6 का HCF पूछ लिया जाए, भाई 4 और 6 का HCF कितना होगा, तो भी देखो करने के दो तरीके हैं। HCF निकालने के करने के लिए कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने लिखा सर 4 बराबर कितना हो गया, सर 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 4 से भाग होगा। 6 किस किस से भाग होगा, सर 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 6 से भाग होगा। और आप कहोगे सर इनमें जो सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है, देखो आप कहोगे सर कॉमन तो एक भी है, पर सर ये बड़ी नहीं है, पर सर ये बड़ी नहीं है। सर बड़ी तो हमारे पास में जो कॉमन है वो क्या है, 2 है। क्या है हमारे पास में, 2। तो आप कहोगे 4 और 6 का जो HCF है वो 2 है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया HCF का। अब आप कहोगे सर दूसरा तरीका कौन सा है, तो बच्चे देखो दूसरा तरीका ये है कि आप इनके गुणनखंड सीख कर आए हो, अभाज्य गुणनखंड। आपने 4 के अभाज्य गुणनखंड किए, भाई 2 दूनी 4, 2 से काटा 1, यानी कि आपने लिखा सर 4 बराबर 2 गुणा 2। आपने कहा सर 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, आपने कहा सर 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। अब आप कहोगे सर इनमें जो कॉमन नंबर है उनके ऊपर सर्कल लगा लो। सर कॉमन नंबर कौन है, 2। भाई आगे वाला 2 तो कॉमन नहीं है। आपने कहा सर 4 और जो 6 का जो HCF होगा, सॉरी 4 और 6 का जो HCF होगा वो कितना हो गया, वो हो गया सर हमारे पास में 2। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से या फिर आप इस तरीके से। पर आपको करना किस तरीके से, आप कहोगे सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका ये है, क्योंकि सर हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, सभी संख्याओं के बारे में कब तक सोचेंगे कि संख्या किस किस से भाग होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने अगर सवाल आ जाए, जैसे कि आप लोगों के सामने अगर सवाल आ जाए कि आप बताइए 24 और 36 का में से कितना होगा, आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, सर 24 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सर 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 से काटा 12, सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1। सर हम 24 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सर हम 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, भाई 36 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, आपने कहा सर 2 से काटा 18, सर 2 से काटा 9, सर 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। आप कहोगे सर हम 36 को ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आप देखो कॉमन कौन कौन है, आप कहोगे सर एक तो ये वाला कॉमन है, भाई ऊपर नीचे 2 है। फिर आप कहोगे सर एक ऊपर नीचे 2, तो सर ये भी बन गया पेयर में। और फिर आप कहोगे सर एक ऊपर नीचे 3 बन गया पेयर में। सर इतनी सारी चीजें कॉमन है, तो
तो हम कह देंगे सर HCF कितना आ गया भाई, एक तो इस वाले के लिए 2 आ गया, गुणा सर एक इस वाले के लिए 2 आ गया, गुणा एक इस वाले के लिए कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का जो हमारे पास में HCF आ गया है वो कितना आ गया हमारे पास में, सर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? भाई हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सॉरी हम में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसे निकालेंगे, सर हम गुणनखंड वाली विधि से निकालेंगे। ठीक है, देखो में से निकालने के और भी तरीके होते हैं। एक तो आपने सीखा कि सर हम पहले देख लेंगे 24 किस किस संख्या से भाग होता है, 36 किस किस संख्या से भाग होता है। सर वो लंबा प्रोसेस है, हमें छोटा प्रोसेस और जो सबसे अच्छा प्रोसेस हो सर हमें वो इस्तेमाल करना है। तो आप कहोगे सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है हमारे पास में, सर हम इसी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप में से सभी बच्चों को ट्राई करना है जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। मीरा गौतम के नाम से बच्चे माइक ओपन किया है अपना, कोई डाउट है बच्चे? मीरा गौतम के नाम से, अच्छा गलती से माइक ओपन हो गया, बंद कर देते हैं। बच्चे माइक बंद रखना है सभी को, आपका माइक ओपन हो गया तो बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछने लगे, भाई अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए 12 और 16, किसका पूछने लगे आपसे कोई, 12 और 16 का में से बताइए कितना होगा, तो आप कैसे करोगे जल्दी से बताइए। भाई 12 और 16 का HCF निकालिए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और सभी बच्चे कॉपी पर हल करेंगे और हम सभी बच्चे का पीछे का कैमरा ऑन करा के देखेंगे कितने बच्चों ने हल किया है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पर जल्दी से 12 और 16 का में से निकालेंगे, और जब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर 12 और 16 का में से निकाल लोगे तो हम आपकी कॉपी पे देखेंगे कि आपने कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर किया है। जल्दी से भाई 12 और 16 का HCF निकालना है आपको। जिस भी बच्चे का हो जाए वो निकालने के बाद आवाज लगा देना माइक ओपन करके कि सर मेरा हो गया है, हम उसका मेरा बैक हो कैमरा। गया। ठीक है टीना, बच्चे टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपना कैमरा ऑन कीजिए और कॉपी दिखाइए जल्दी से। सर हो गया। 1 सेकंड टीना, बच्चे ऐसे रोक के रखना। ठीक है, आपने 12 का लिखा और 2 6 2 3 3। ठीक है बच्चे, और किसका हो गया बच्चे, नाम बताइए अपना। शिवानी के नाम से हो गया है। 1 सेकंड बच्चे। ठीक है, अब बच्चे HCF क्या आ गया, आपने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 1। बच्चे उसको मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 एकम 4, 4 भी कर दो उसको, HCF 4 होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है बाकी और किसी बच्चे ने क्या है, कोई और बच्चा जिसने क्या है नहीं किया, यानी कि रुखसाना के नाम से बच्चे बताइए, अपनी कॉपी दिखाइए आप भी। बच्चे हाँ 1 सेकंड पीछे का कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, मोबाइल का बैक कैमरा। 1 सेकंड। ठीक है बच्चे आपने लिखा, ठीक है वेरी गुड। हाँ हमने एक चीज नोट करी सभी की कॉपी के अंदर, हमने एक चीज नोट करी सभी की कॉपी के अंदर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए जब आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से काटा, आपने कहा सर 2 से काटा 6, 2 से काटा सर ये आ गया 3, और सर 3 से काटा तो कितना आ गया 1। तो बच्चों ने देखो ऐसा लिखा है कि सर 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये वाला एक भी आप सभी ने लिखा है। तो इस वाले एक को अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे सर 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सर। लिखिए आपने लिखा सर 16 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, भाई 16 से काटा, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, और 2 से काटा हमने 1, यानी कि आपने लिखा सर 16 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है बच्चे, हम ये पीछे का एक हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। देखिए अब आपसे पूछा गया कॉमन नंबर पे सर्कल लगाइए, आपने कहा सर एक तो ये कॉमन है और सर एक ये कॉमन है, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो आपने लिखा सर HCF कितना हो गया बच्चे, 2 गुणा 2, यानी कि सर 4। इतना सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगर 2 की जगह हमारे पास में 3 संख्याएं आ जाए,
अगर 2 की जगह हमारे पास में 3 संख्याएं आ जाए तब क्या करेंगे हम? देखो, इसी में कर लेते हैं आगे। अगर 2 की जगह 3 आ जाए, भाई यहां तक तो आपने निकाल लिया 12 और 16। अगर हम इसके आगे लिख दें कि 12 16, देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 12 16 और 28 का HCF कितना होगा? ठीक है बच्चे, 12 16 और 28 का। तो बस आपको क्या करना है, 28 के गुणनखंड और करने, अभाज्य गुणनखंड। जल्दी से सभी बच्चे 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अपना आंसर बताएंगे कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हमें बताएंगे 12। 12 का तो हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। भाई 16 का भी हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 28 का भी आप लिख दोगे जितना भी आएगा और आप हमें बताओगे आंसर कितना आएगा। ठीक है, 28 का एक बच्चे ने लिख दिया है कि सर 2 से भाग करोगे, भाई 14 आ गया। 2 से भाग करोगे सर 7 आ गया। 7 से भाग करोगे 1 आ गया। यानी कि इसको लिखा है सर 2 गुणा 2 गुणा 7। आप कहोगे सर जो कॉमन है ना, कॉमन, सर वो अभी भी यही है। देखो तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में भाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। बाकी तीनों में कोई और चीज कॉमन है? बाकी तीनों में कोई और चीज कॉमन है क्या? आप कहोगे नहीं सर कॉमन नहीं है। जो तीनों में कॉमन थी सर वो 2 और 2 था। तो आप कहोगे सर 12। HCF कितना आ जाएगा 12 16 28 का? तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि सर यहाँ पर भी 2 गुणा 2 ही कॉमन है कि सर जो इन संख्याओं का HCF होगा ना, जो इन संख्याओं का HCF होगा वो भी 2 गुणा 2 सर 4 ही होगा। कितना होगा? 4 ही होगा। चलिए, यानी कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर देखो इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर है, एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में एक साथ वाई लिखेंगे। और अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो एन टाइप करेगा या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है या कंफ्यूजन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नई चीजें आई हो, समझ में प्रॉब्लम हो कुछ? देखिए, तो एक काम करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं भाई, जब भी तो हमें पता लगेगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। भाई आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी तो कैसे पता लगेगा? जैसे कि हमने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि 12 16 और 28 का में से ज्ञात कीजिए। आपने 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखा, भाई 12 को हम लिख देंगे कितना, 2 दूनी 4 या 12। फिर आपने कहा सर 16 को लिख देंगे हम कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और सर फिर हमने 28 को लिख दिया कितना, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब पूछा गया इनका में से, तो आपने क्या किया, सभी के अंदर कॉमन देखा। सर यहाँ पर कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। सर यहाँ कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। और आपने कह दिया सर HCF कितना होगा हमारे पास में, सर HCF हो गया 2 गुणा 2 4। ठीक है बच्चे, देखो अब हम ऐसा मान लेते हैं अपनी तरफ से, सभी बच्चे समझेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं अपनी तरफ से। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। मान लेते हैं कोई संख्या है x और आपने कहा सर x के गुणनखंड ये रहे। कोई संख्या है y, सर y के गुणनखंड ये रहे। और सर कोई संख्या है z के गुणनखंड ये रहे। लेकिन पर इन सभी में एक चीज और था कि सर x के जो गुणनखंड थे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 थे। सर जो y के गुणनखंड थे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 था। और सर जो z का गुणनखंड था वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 था। 3 गुणा 7 था। अब क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है कि एक्स वाई जेड का HCF कितना होगा? क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है कि एक्स वाई जेड का HCF कितना होगा? जल्दी से, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एक्स वाई जेड का HCF कितना होगा? अगर कोई बच्चा बता सकता है तो वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। लेकिन पर हम एक चीज देख रहे हैं, टीना ने जो आंसर भेजा है 18, वही सभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं जैसे टीना ने सही आंसर भेजा हो। लेकिन पर एक ही बच्चे का आंसर अभी तक सही आया है। ठीक है, टीना ने तो बोल दिया कि सर गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी। लेकिन पर बाकी सभी बच्चों ने तो टीना को देखकर ही कॉपी किया है, 18 18 18। बताइए,
भाई एक बच्चे से गलती हो गई तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी क्लास से गलती हो जाए? आप कहोगे सर कॉमन कितना है, आपने कहा सर कॉमन है 2। सर जो अगला नंबर कॉमन है वो कितना है, आप कहोगे सर 2। और सर बाकी क्या कॉमन है हमारे पास में, अब आप कहोगे सर हमारे पास में देखो सर ये रहा यहाँ पर भी 3, 3 और 3। सर हमारे पास में इतनी चीजें कॉमन है। आप कहोगे सर जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2 × 2 × 3। सर 2 दूनी 4 होता है और 4 × 3 = 12 होता है। ये सर जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया हमारे पास में, 12 हो गया है। अब हमें बताइए कि अगर एक बच्चे से गलती हो गई तो पूरी क्लास क्या 18 आंसर भेजेगी? नहीं। यानी कि आप सभी को अपनी भी कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं देखना है कि चैट सेक्शन में किसी एक बच्चे ने आंसर भेज दिया तो सही भेजा होगा, उसी को कॉपी कर लो और वही भेजते रहो, नहीं। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों के सामने क्या गए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि आप जानते हो कि क्वेश्चन हमें कहाँ सॉल्व करना होता है, कि हमने आपका क्या कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका क्या कर दिया है, पोल सेक्शन ऑन करेंगे पर थोड़ी देर में। सभी बच्चे पहले इसको सोल्व कर लो अच्छे से। इसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 8 और 12 का, क्या पूछा गया है, 8 और 12 का आपसे एचसीएफ पूछा गया है। तो सभी बच्चे 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर उनमें देख लो क्या चीज कॉमन है और फिर देखो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी से, जैसे ही पोल सेक्शन ऑन किया वैसे ही जाके कुछ भी ऑप्शन दबा देते हैं। पहले से बच्चे सोल्व कर लो। जब बच्चे सोल्व कर लो तो माइक ओपन करके बता देना कि सर मेरा सोल्व हो गया। हम चैट पोल सेक्शन तब ऑन करेंगे तब आप वोट करना। सर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आपका पोल सेक्शन ऑन करते हैं। अब क्या करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 का पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्योंकि अब बच्चों ने सोल्व कर लिया है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करेंगे। क्योंकि अगर क्लास के अंदर 3-4 बच्चे कर सकते हैं, यानी कि सभी बच्चों को इतनी स्पीड से ही सोल्व करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया 8 और 12 का में से कितना होगा। पहले आप 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे और फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोनों के कॉमन नंबर देखोगे कितने आ गए। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी सोल्व कीजिए और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बच्चे इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा कि आप पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हो। देखिए पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बहुत जरूरी होता है। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे क्या करें जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, आप लोगों के लिए 3 सेकंड एक्स्ट्रा दी जाती है कि सभी बच्चे जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में और वो अपना आंसर जल्दी से वोट करें। देखिए इससे जैसे आपकी क्लासेस चलाई जा रही है तो आपके बेनिफिट यानी कि फायदे के लिए चलाई जा रही है। अगर आपसे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप ही लोगों का फायदा है। ठीक है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्या करें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड है। 3, 2। हमें ये नहीं सोचना कि मेरा गलत हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, और बच्चे आंसर जरूर करना। ठीक है, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है ताकि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सके। और जल्दी से बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सके। आंसर का मतलब ऑप्शन है कि आप ऑप्शन लिखकर भेजेंगे बच्चे ए बी सी या डी। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने इस बार आंसर लिखकर भेज दिया, बट कोई बात नहीं, सभी बच्चे ऑप्शन लिखकर भेजेंगे। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आपसे 8 और 12 का इससे पूछा गया है। आपने कहा सर 8 के अभाज्य गुणनखंड, सर 2 से काटा 4, सर 2 से काटा 2 और सर 2 से काटा 1। सर इसी तरीके से हमने 12 को काटा, सर 2 से काटा 2 छिक 12, 6 आ गया। सर 2 से काटा 2 तिया 6, 3 आ गया।
यानी कि जब तक एक नहीं आ जाता जब तक आपको काटते जाना है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे सर 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 बराबर लिखोगे आप कि 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपसे पूछा गया इनका एचसीएफ। आपने कहा सर एक तो ये 2 कॉमन है, फिर आपने कहा सर एक ये 2 कॉमन है। और अगर सर एचसीएफ की बात की जाए तो सर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना हो गया सर 2 गुणा 2। एक तो इसमें से 2 आ गया सर, एक इसमें से 2 आ गया, और कितना हो गया आंसर 4। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। देखिए इसका तो आंसर कितना हो गया 4। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है 3 संख्या वाला। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है, सॉरी, पोल सेक्शन तो हम थोड़ी देर में ऑन करेंगे। आपसे पूछा गया है कि आप 18, 54 और 81 3 संख्या है। आपसे पूछा गया है कि इनका एचसीएफ कितना होगा। और आप जानते हो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है सर। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है सर, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में सर हमारे पास में जो कॉमन नंबर होंगे हम उन्हें गुणा करके आंसर देंगे। और जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार आवाज लगा देना माइक ओपन करके कि सर मेरा सवाल हो गया। चलिए सभी बच्चे जल्दी से। अगर किसी बच्चे का हो जाए तो आवाज लगा देना कि सर मेरा हो गया। सर हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सर हो गया। ठीक है बच्चे, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है आप उसके लिए वोट कीजिए। और सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कर चुके होंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर दिया है, हमने तभी पोल सेक्शन ऑन किया है। तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई बच्चे बहुत स्लो स्लो करते हैं। देखो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आप 10th क्लास में हो और अभी आप सर कर दिया। हाँ बच्चे पोल सेक्शन के अंदर भी वोट कर देना। देखो स्पीड थोड़ी सी सभी को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। 3 घंटे का ही टाइम मिलता है हमको, ऐसा नहीं है कि आप स्लो स्लो लिखोगे तो आपको 4 घंटे का टाइम मिल जाएगा। मिलेगा सभी को 3 घंटे का। यानी कि आप खुद देख रहे हो कि अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे जल्दी कर पा रहे हो और आप देर में कर रहे हो, यानी कि आप तो इन्हीं बच्चों से पीछे हो जो आपकी क्लास के बच्चे हैं। और सोचो बोर्ड के अंदर तो पूरे के पूरे, अगर आप हरियाणा बच्चे हो, हरियाणा के अंदर पढ़ते हो, तो हरियाणा बोर्ड के सारे बच्चे होंगे। कितने सारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपनी स्पीड बढ़ाने के आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें और जल्दी जल्दी अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना सीखें। जरूर वोट क्या करो ताकि आपको ये पता लगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ताकि आप उनके अंदर सुधार कर सको। क्योंकि गलती को यहाँ सुधारा जा सकता है बट अगर सीधा एग्जाम में जाके करोगे तो वहाँ कैसे सुधारोगे। यानी कि जब आप करके हमें दिखाओगे तभी तो आपकी गलतियां पता लगेंगी, तभी तो आप उसके अंदर सुधार करोगे। ठीक है, चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड। 5, 4, रहते हैं अभी 2-3 बच्चे, जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। और हमने एक चीज देखी है कि चैट सेक्शन के अंदर जितने भी बच्चे आंसर करते हैं या तो वो एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम पोल के अंदर आंसर कराते हैं ताकि कोई बच्चा कॉपी ना करे, क्योंकि चैट सेक्शन में सभी के आंसर एक जैसे होते हैं, पोल सेक्शन में डिफरेंट आंसर होते हैं। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि किसका आंसर सही है और किसका गलत है। देखिए आपने कहा सर मुझे 18 के अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। सर 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर, ये कटेगा 2 से तो सर ये आ गया 9। सर ये कटेगा 3 से
तो ये आ गया 3, और सर ये कटेगा 3 से तो ये आ गया 1। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से 54, सर इसके लास्ट में तो 4 है तो 2 से कट जाएगा, सर 2 से काटा 27, सर 27 2 के पहाड़े में तो नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो सर इसको 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। ठीक है बच्चे, और इसी तरीके से अब हम 81 को देखेंगे। आपने कहा सर 81 में लास्ट की संख्या 1 है, सर इसमें तो 0 2 4 6 8 नहीं है, लास्ट की संख्या 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद में सर अगला प्राइम नंबर होता है हमारे पास में अभाज्य संख्या 3, और हमने सीखा था 8 + 1 कितना हो गया 9, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। सर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 7 21 27 आ गया। सर 3 से काटा 3 निम 27, सर 3 से काटा 3 3 9, और सर 3 से काटा 1, यानी कि सर हम ऐसे लिखेंगे कि 18 बराबर, सर हम ऐसे लिखेंगे कि 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। सर हम 54 बराबर लिख देंगे कितना, सर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और सर जब हम 81 बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आपने बच्चे एक चीज देखी कि सर 2 शुरू में तो आया, लेकिन पर सर 2 नीचे तक नहीं आया, सर 2 तो कॉमन है। फिर आपने कहा सर देखो एक तो 3 का ये वाला हिस्सा बन गया, और फिर आपने कहा सर देखो 3 का एक और हिस्सा बन गया, ये रहा। अब सर बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ऊपर वाली सारी संख्याएं तो खत्म हो गई, भाई 2 तो कॉमन है नहीं, बाकी जो कॉमन थे वो खत्म हो गए। आपने कहा सर बस इतना ही तो कॉमन है। अगर सर हम HCF की बात करें, HCF कितना हो गया, सर 3 गुणा 3। क्यों 3 गुणा 3, आप कहोगे सर एक 3 तो यहां से आ गया और एक 3 यहां से आ गया, 3 गुणा 3 बराबर 9। कितना हो गया HCF हमारे पास में, 9। अब देखो हम 2 बच्चों के नाम लेंगे, एक तो रेणुका। बच्चे बताइए आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए क्योंकि आपने आंसर बी दिया था, और एक मेरा गौतम। बच्चे आपको अगर समझ में आ गया तो आप एक बार चैट सेक्शन में तो वाई टाइप कीजिए क्योंकि आपने ऑप्शन डी दिया। ठीक है, चले आगे भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है। तो अभी हम क्या चीज सीख लेते हैं, आज हम इसको खत्म ही कर लेते हैं क्योंकि देखो एलसीएम बहुत आसान होता है। भाई एलसीएम क्या होता है, बहुत आसान होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सर बच्चे फुल फॉर्म याद कर लेंगे। सर लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और सर इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर अभी तक तो हम फैक्टर निकाल रहे थे, सर अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, फैक्टर निकाल रहे थे। सर इस बार हम मल्टीपल निकालेंगे। और देखो कुछ नहीं करना, हमें हमें कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 24 और 90 का एलसीएम कितना होगा, आपसे पूछा गया कि बताइए 24, आपसे पूछा गया कि बताइए 24 और 90 का एलसीएम कितना होगा, तो आपने क्या करना है, 24 के फिर से गुणनखंड करने हैं। बच्चे आपने 24 के गुणनखंड किए, भाई 2 से काटा 12, सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1। सर मैंने 90 को काटा, भाई 2 से काटा कितना आ गया, आपने कहा सर 2 से काटा 45, सर 3 से काटा 15, सर 3 से काटा 5, और सर 5 से काटा 1। यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर है क्योंकि आपको इनके प्राइम यानी कि आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है आपको, यहां ध्यान से देखना है। आपने कहा सर 24 बराबर तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सर 90 बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप देखोगे कि कॉमन क्या क्या है। आपने कहा सर एक तो ये रहा कॉमन, इसे काट दो। सर एक ये रहा कॉमन, सर इसे काट दो। काटने का मतलब क्या है, आपने कहा सर एलसीएम बराबर, सर जो कॉमन है भाई इसमें से तो 2 बाहर आ गया, आपने लिखा सर 2 गुणा, सर इसमें से 3 बाहर आ गया गुणा 3। इसके अलावा जो भी रह गया, इसके अलावा जो भी रह गया आप उसको भी ले आओ। सर एक तो मेरा 2 गुणा 2 रह गया, ले आओ बच्चे 2 गुणा 2 को। फिर आपने कहा सर मेरा एक 3 गुणा 5 रह गया, सर ये रहा, सर ये रहा मेरा 3 गुणा 5। बच्चे इसे भी ले आओ, 3 गुणा 5, सभी को ले आओ। यानी कि जो कॉमन है पहले कॉमन को ले आओ, उसके बाद जो बच गया आप सभी को ले आओ। अब गुणा कैसे करेंगे,
गुणा करना तो बहुत आसान है। आपने कहा सर देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सर यहां तक तो हमारे पास में हो गया 24 गुणा 3 गुणा 5। आप जानते हैं 24 पंजे 120 और 120 गुणा 3 कितना हो गया 360। आप कहोगे सर जो एलसीएम हो गया है वो हो गया है 360। यानी कि आपको गुणा करना है, यानी कि जो कॉमन है, सब अच्छे ध्यान से सुनेंगे, जो कॉमन है आपने उसको तो एक ही बार लिखा, भाई 2 कॉमन था एक बार, सर 3 कॉमन था सर एक बार, लेकिन पर जो कॉमन नहीं थे आप उन सभी को उठा के लेकर आए। सर एक तो मैं इसको उठा के लेकर आया 2 गुणा 2 को, सर मैंने यहां लिख दिया 2 गुणा 2। और सर एक में 3 गुणा 5 को उठा के लाया, ये रहा सर 3 गुणा 5। और सर मैंने उसको भी नीचे पटक दिया 3 गुणा 5। ठीक है बच्चे, और आपने सभी का गुणा कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 360। इतना क्लियर है सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है तो आप सभी बच्चे एक सवाल बता दो हमें, एक सवाल हमें बता दो, फिर हम लोग आपसे सवाल के क्या पूछ लेंगे, फिर हम आपसे पूछ लेंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सभी बच्चे एक बार हमें बता देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो सभी बच्चे एक बार कैलकुलेट करके जरा एलसीएम बताओ 12 और 24 का कितना होगा। भाई 12 और 24 का एलसीएम बताओ कितना होगा। सभी बच्चे कर रहे हो ना? 12 और 24 का एलसीएम बताइए कितना होगा। कोई भी बच्चा जिसका हो जाए वो अपनी कॉपी दिखाना, मतलब पहले आवाज लगाना कि सर हो गया है, फिर अपनी कॉपी दिखाना कि आपने कैसे किया है। सर हो गया। हाँ, शिवानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे कॉपी दिखाई अपनी। आपने लिखा सर, एक मिनट देखिए, आपने लिखा सर 12 बराबर कितना हो गया, ठीक है 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, सर हो गया। ठीक है बच्चे, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख दो बच्चे, मल्टीप्लाई करके भी लिख दीजिए। ओके सर। हाँ, कौन बच्चा बोल रहा था अभी हो गया है? किसका बच्चे कौन? ठीक है टीना बच्चे बताइए, दिखाइए कॉपी एक बार। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो कॉपी दिखा सकते हैं बच्चे। आ, एक सेकेंड, ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड। और किसी बच्चे को अपनी कॉपी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी शिवानी ने दिखा दी है, टीना ने दिखा दी है। कोई और बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है? अगली क्लास से सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठा करेंगे और हम सभी की कॉपी बारी बारी से देखा करेंगे नाम बोल बोल कर। ठीक है, तभी अच्छा रहेगा। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे, आपसे पूछा गया 12 और 24 का एलसीएम। आपने कहा सर 12 का प्राइम यानी कि अभाज्य गुणनखंड, सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1। सर 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटा सर 12, 2 से काटा सर 6, 2 से काटा सर 3, और 3 से काटा 1। अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे कि सर 12 बराबर तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और सर 24 बराबर कितना हो गया? आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप कहोगे सर जो चीज कॉमन है पहले तो उसके ऊपर सर्कल लगा लिया, सर एक तो ये कॉमन मिल गया, सर एक ये कॉमन मिल गया, और सर एक ये कॉमन मिल गया। यानी कि सर जो एलसीएम हो गया है ना, जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और सर एक दो बच गया, ये रहा लाल वाला 2। आपने कहा सर गुणा 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 दूनी 24। यानी कि आप कहोगे सर जो एलसीएम आ गया है वो 24 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या कभी कभार, बड़ी वाली संख्या कभी कभार एलसीएम हो सकती है। कब? कब? जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी पूरी भाग हो रही हो। जैसे कि आपसे पूछा जाए, भाई अभी आपसे एक सवाल पूछा गया था कि 24 और 90 का एलसीएम बताओ, तो क्या 24 से 90 में पूरा पूरा भाग हो रहा था? आपने कहा सर 24 से 90 में पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा था।
भाई 24 चौक कितने हो गए, 24 क्या 72। सर हमारे पास में 18 बच जा रहा था, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा था, इसलिए सर इसका एलसीएम कुछ अलग आ गया। लेकिन पर सर अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग हो जाए, भाई अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाए तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या हमारा एलसीएम बन जाती है। जैसा अगर आपसे कोई पूछे 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारा एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये सवाल सॉरी ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। वैसे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया, भाज्य गुणनखंड, और हमारा क्या खत्म हो गया है, एचसीएफ खत्म हो गया है, और एलसीएम भी हमने पूरा पूरा समझ लिया है। बच्चे थोड़े क्लास के अंदर ड्रॉप हो गए हैं, यानी कि चले गए हैं, वरना तो हम क्या कर लेते हैं अभी पोल सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं, और वो अब हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इतना सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे। सभी बच्चे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, आप एचसीएफ और एलसीएम रिवाइज करके